हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट अमृतवाणी बुक जो है वहां से लिया गया है और उसका 11 चैप्टर है माझ्या पायाची कहानी। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये चैप्टर हमें देता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। ये जो राइटर खुद एक हैंडीकैप है, वासंती इनामदार, जब वो 2 साल की थी बचपन में ही, तब उन्हें पोलियो अटैक हुआ था और उनके कमर के नीचे का पूरा भाग यानी जो दोनों पैर जो है एकदम निर्जीव हो गए थे। उनमें बिल्कुल जान नहीं थी, ताकत नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर भी अपनी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई खत्म की और साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। बहुत सारे पोइट्रीज लिखे, स्टोरीज लिखे। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी कि अगर मैं कुछ और नहीं कर सकती तो मैं कम से कम जो कर सकती हूँ वो तो अच्छा करूँ। तो वो बैठे बैठे क्या करते थे, वो रीडिंग करते थे, राइटिंग करते थे और इतना राइटिंग करने लग गए, इतना रीडिंग करने लग गए कि धीरे धीरे उनको अवार्ड्स मिलने लगे, बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे। तो ये चैप्टर हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से उनके जीवन की शुरुआत हुई और कहाँ पर जाके एंड हुई। इसके साथ ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। इसी वीडियो में एंड में आप देख सकते हो। वयाच्या 2ऱ्या वर्षी मला पोलियोचा जबरदस्त अटैक आला। अब ये वासंती इनामदार अपनी स्टोरी बता रही है कि जब मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो का जबरदस्त अटैक आया आणि माझे दोन्ही पाय मात्र कमरेपासून लुळे पडले और कमर के नीचे से जो मेरा जो भी भाग था दोनों पैरों का वो एकदम निर्जीव हो गया, बेजान हो गया। आई वडिलांना मोठाच धक्का बसला आणि मग कुणी जे जे उपचार सांगितले ते त्याने माझ्यावर केले। अब जब मुझे पोलियो अटैक हुआ और मेरे नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा यानी पैर पूरे निर्जीव हो गए, तो मेरे मम्मी पापा को, आई वडिलांना यानी मेरे मम्मी पापा को बहुत बड़ा धक्का लगा यानी सेटबैक। और जो भी उनको जो जो कहता था कि भाई ऐसे करो ठीक हो जाएगा, वैसा करो ठीक हो जाएगा, तो वो सारे उपचार मतलब सारे इलाज उन्होंने मेरे ऊपर किए। सर्जनपासून वैद्यपर्यंत अनेकांचे प्रयत्न झाले। मतलब मेरे पैरों को ठीक करने के लिए सर्जन ने भी कोशिश की है, वैद्य ने भी कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, पण कोणीच माझे पाय मला परत देऊ शकले नाही। लेकिन कोई भी मुझे मेरे पैर वापस नहीं लौटा पाए। मला आठवते एकदा खूप प्रयत्न करून मी एका पायावर उभी राहिले। अब ये लेखिका कह रही है कि मुझे याद है कि एक बार मैंने बहुत कोशिश की और अपने एक पांव पर खड़ी हुई। दूसरा पाय लोंबकळत होता, दूसरा पांव मेरा लटक रहा था। तरी मला खूप इच्छा होत होती कि आपण पाऊल पुढे टाकायचे। अब वो पैर तो मेरा लटक रहा था, तब भी मेरी इतनी इच्छा हो रही थी कि मैं एक पैर आगे रखूं, मतलब चलने के लिए या खड़े होने के लिए। इतरांसारखे चालायचे, दूसरों की तरह मैं चलने की कोशिश करूं, पण दूसरा पाय टेकताच नव्हता। लेकिन जो दूसरा पांव जो है वो मेरा लटका हुआ ही था, वो तो टिक ही नहीं रहा था जमीन पे। तशीच जोर करून पुढे सरकले, तो मैंने वैसा ही जोर करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश की आणि तोल जाऊन धाड़कन खाली कोसळले। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने की मैंने कोशिश की तो मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं फटाक से नीचे धड़ाम से गिर गई, कोसळले यानी गिर गई। एक हात मुरगळला, पाय दुमडून त्याला मुका मार बसला। एक हाथ मुरगड़ला यानी कि एक हाथ मेरा मुड़ गया, पाँव जो है वो भी मुड़ा और उसको बहुत ही मुक्का मार लगी, पाँव को मुक्का मार लगी। मुक्का मार लगना यानी कि अंदरूनी चोट भी होती है कई बार। छाती मध्ये धड़धड़ होत होती। अब क्योंकि वो गिर गई तो छाती धक 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 करने लग गई जोर जोर से उसकी। आणि हा हा म्हणता डोळे काठोकाठ भरून आले और हा हा म्हणता डोळे काठोकाठ भरून आने यानी जोर जोर से वो रोने लग गई आवाज करते हुए। माझ्या पांगळ्या पायांनी त्या काळात मला असे अनेकदा रडवले। अब ये लेखिका कह रही है कि माझ्या पांगळ्या पायांनी यानी लंगड़े पैरों ने मुझे उस काल में मतलब उस समय के दौरान कई बार उन्होंने मुझे रुलाया है। यानी कि लेखिका कई बार जो है चलने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाती थी, चल नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि पैरों में जान नहीं थी। इसीलिए वो कह रही है कि पैरों के कारण मैं क्योंकि चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी, इसीलिए मेरे पैरों ने मुझे बहुत रुलाया है। सारखे सारखे रडायची, मतलब मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रोती रहती थी, हर थोड़ी थोड़ी देर में रोती रहती थी। पुढे मात्र लाज वाटू लागली, लेकिन फिर बाद में थोड़ी शर्म सी भी आने लग गई कि क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, दूसरों की तरह खेल नहीं पा रही थी, बैठी रहती थी हमेशा, तो मुझे शर्म भी आती थी। और क्योंकि मैं रोती भी रहती थी तो उसके लिए भी शर्म आती थी। मग रस्त्याकडे पाहत मी स्तब्ध बसून पाहायची। लेकिन फिर बाद में मैं रस्ते की तरफ देखकर एकदम नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस एकदम बिना पलके झपकाए स्तब्ध बसून पाहायची।
दप्तर गळ्यात अडकवून गणवेश घातलेली माझी एवढी मुले शाळेत जाऊ लागली की मी त्यांच्याकडे आशाळभूतपणे पाहत राहायचे. अब जब मैं बाहर देखती थी खिड़की में से तो दफ्तर गळ्यात अडकवून, दफ्तर यानी स्कूल बैग, हाँ, गळ्यात अडकवून यानी गले में ऐसे लटका के गणवेश घातलेली, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई मेरे जितने जो बच्चे हैं स्कूल जाने लगे थे, शाळेत जाऊ लागली की मी त्यांच्याकडे आशाळभूतपणे पाहत राहायची और मैं उनके तरफ एकदम होपफुली देखती रहती थी. वाटायचे आपल्याला का नहीं ऐसे शाळेत जाता येते. और मुझे ऐसे लगता था कि बाकी सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, का क्यों नहीं. मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते थे और वो उनका आंसर नहीं ढूंढ पाती थी और उसको उसकी वजह से गुस्सा आता था. असंख्य विचारांच्या मधमाशा मेंदूला डोसू लागत. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, थॉट्स जो है मेरे दिमाग में, जैसे मधुमक्खी कैसे भिन भिन करते रहते हैं वैसे ये सारे क्वेश्चंस जो है मेरे दिमाग पे भिन भिन करने लग गए और जैसे मानो मुझे वो डसने लग गए. मग सगळा राग आईवर निघे. और क्योंकि जब सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में एक साथ में घुस जाते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था. और ये मेरा गुस्सा किस पर निकलता था, मेरी मम्मी पर, माझ्या आईवर निघे. ती बिचारी सारे सहन करायची और मेरी मम्मी बिचारी जो है सब कुछ सहन करती थी. सुरुवातीला मी ही अशी होते. मतलब शुरू में जब मैं हैंडीकैप हुई तब मैं ऐसी थी. मतलब मैं रोती रहती थी, गुस्सा आता था, चिल्लाती थी. मतलब कैसी थी वो, मला उभं राहून चालायचंच म्हणून दिवसातून 56 वेळा त्रागा करून रडणारी, दोरीवरच्या उड्या मारता येत नाहीत म्हणून चिडणारी, लगोरी फोडल्यावर पळता येत नाही म्हणून झुरणारी, हे सहन होत नाही म्हणून स्वतः रडणारी व आईला रडवणारी. मतलब शुरुआत में लेखिका जो है कैसी थी कि एक तो उसको खड़े रहने को आता नहीं था, लेकिन फिर भी दिन में 56 बार वो खड़े रहकर कोशिश करती थी लेकिन खड़ी हो नहीं पाती थी. और जब हो नहीं पाती थी तो वो रोती थी. ठीक है, ये वाला पार्ट. मला उभं राहून चालायचंय, मतलब मुझे खड़े रहकर चलना है, इसके लिए मैं खड़ी होती थी. दिवसातून म्हणजे एक दिन में कम से कम 56 वेळा यानी 56 टाइम्स ये नंबर यूज हुआ है यहाँ पे. त्रागा करून रडणारी, मतलब क्योंकि जब मैं कोशिश करती थी और कोशिश मेरा फेल हो जाता था तो मैं रोती थी. डोरीवरच्या उड्या मारता येत नाही, स्किपिंग रोप से मैं खेल नहीं पाती थी, जंप नहीं कर पाती थी तो मैं चिढ़ जाती थी. तो मैं येत नाहीत म्हणून चिडणारी, तो मैं चिढ़ जाती थी. लगोरी फोडल्यावर पड़ता येत नाही म्हणून झुरणारी. अब लगोरी यानी 7 स्टोन्स वाला जो गेम है, वो बॉल से जब हम फोड़ देते हैं तो फिर हम भागते हैं. तो उसको ऐसे लगता है कि लगोरी अगर मैंने फोड़ भी दिया, बैठे बैठे बॉल से एम लगा भी लिया, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी. तो वो एकदम चिढ़ जाती थी, झुरणारी यानी कि एकदम चिड़चिड़ी हो जाना. हे सहन होत नाही म्हणून स्वतः रडणारी. और क्योंकि ये सारी चीजें मुझे सहन नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं बार बार रोती रहती थी. और मैं रोती थी और अपने मम्मी को भी रुलवाती थी. वो आईला रडवणारी और मम्मी को भी रुलवाती थी, परेशान करती थी मम्मी को. तो ये वो पहले थी ऐसी. अशी वर्षामागोमाग वर्ष जात होती और ऐसे एक के बाद एक कई साल बीत गए. अनेक जण आईला विचारी किती शिकली ही. और बहुत सारे लोग जो है मेरी मम्मी को पूछते थे कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, मतलब मेरे एज्युकेशन के बारे में पूछते थे. आणि माझे तोंड हिरमुसले होई और मेरा मुंह एकदम उदास हो जाता था. पहिली सुद्धा नाही हे ऐकताना पोटातून भडभडून येई, है ना. पहली सुधा नहीं, यानी जब मम्मी कहती थी ना कि अरे ये तो फर्स्ट भी अभी तक क्लियर नहीं हुई, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी इसने पास नहीं किया है, तो जब ये सुनती थी तो पेट में मैं जैसे मेरे मानो एकदम आक्रोश आ जाता था, भडभडून येई, रोना आ जाता था. कोणी आईला म्हणे आता एक ठीक आहे पण पुढे मोठेपणी असं कसं होणार हीच. अब लेकिन कोई लोग फिर मेरी मम्मी को कहते थे कि चलो अभी तो छोटी है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जब बड़ी होएगी तो कैसे होएगा इसका. या प्रश्नाचे उत्तर आईजवळ नव्हते. अब जो लेडीज लोग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मेरी मम्मी के पास नहीं था. मी तर आतल्या आत गुदमरून जायची और मैं तो अंदर के अंदर ही घुट जाती थी. गुदमरून जायची आणि घुट जाती थी. माझ्या मोठ्या बहिणीने 1-2दा मला ग म भ न शिकवायचा प्रयत्न केला. अब मेरी जो बड़ी बहन थी उसने मुझे 1-2 बार ऐसा ये कुछ लेटर्स जो है पढ़ना सिखाने का कोशिश किया, जैसे ग म भ न ये सब मुझे सिखाने की उसने कोशिश की, प्रयत्न केला. पण मी सदा चिडलेली असे, लेकिन मैं हमेशा चिड़चिड़ी बनी रहती थी.
शिकायला तयार नव्हते, शिकणे को भी कुछ तयार नहीं थी. त्यावेळी वयाच्या 10व्या वर्षापर्यंत मला अक्षर ओळखता सुद्धा झाली नव्हती. मतलब उस वक्त जब मैं 10 साल की हो गई थी, तब तक मुझे तो लेटर्स को पहचानना भी नहीं आता था. अक्षर ओळख सुद्धा झाली नव्हती. पण हळूहळू त्याचे तोटे मला स्वतःलाच समजू लागले. लेकिन धीरे धीरे उसका नुकसान मुझे खुद को ही समझने लगा. क्योंकि बहन तो कोशिश कर रही थी पढ़ाने की, मैं ही नहीं पढ़ रही थी, लेखिका बोलती है. लेकिन जब मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था, तो मुझे पता चला कि जब पढ़ना नहीं आता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, मतलब किस तरीके का सेटबैक हो सकता है. तो इसीलिए वो कहती है पण हळूहळू त्याचे तोटे, तोटे मतलब लॉस, अगर पढ़ना नहीं आता है तो आपका ही नुकसान है. तो उसका नुकसान जो है मुझे खुद को समझ में आने लगा. आणि मग एक दिवस बहिणीने पाटीवर काढून दिलेला अभ्यास करू लागले. और फिर बाद में एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे जो पाटी यानी स्लेट पर कुछ जो लिख के दिया, वो मैंने पढ़ना शुरू किया. आपल्याला लिहिता येतं तर. अब वो कहती है कि अपने को लिखना तो भी आता है. बहीण माझा रोज अभ्यास घ्यायची. अब वो मेरी रोज स्टडीज लेती थी मेरी बहन. हळूहळू मला पुस्तक वाचता येऊ लागले. अब पहले लिखना आता था, फिर धीरे धीरे मैंने बुक्स रीड करना भी चालू कर दिया. किती सुंदर आकाश अशी एखादी कविता मी वाचू लागले. अब ये जो एक पोएम है, किती सुंदर आकाश, ऐसी कोई कविता मैं पढ़ने लगी. आपल्याला चालता येत नाही या जाणीवेने चिडणारे मन वाचन करण्यात, लिहिण्यात शांत होऊ लागले, रमू लागले. अब पहले क्या है, लेखिका जो है जब उसको चलना फिरना नहीं आता था तो इस बात से वो गुस्सा हो जाती थी और चिड़चिड़ी हो जाती थी. ठीक है, लेकिन अब जो है उनका मन जो है वाचन करने में, रीडिंग करने में मग्न हो रहा है. लिखने में एकदम उनको शांति मिलने लग गई थी. मतलब अब चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा था कि वो अपंग है, हैंडीकैप है, इसलिए चल नहीं पाती. तो अब उसको चिड़चिड़ापन नहीं है. क्यों? क्योंकि अब वो बिजी हो गई है रीडिंग में, राइटिंग में, इन सब कामों में. रमू लागले ना, मग्न हो गए इन सब कामों में. एकदा पुस्तकातली कविता वाचताना वाटले आपल्याला सुद्धा कविता लिहिता येईल. आणि मग माझ्या पेन्सिलीतून पाटीवर ओळी उतरल्या. तो एक बार जब मैं कोई पोइट्री बुक पढ़ रही थी, तब मेरे मन में आया कि मुझे भी क्यों ना मैं भी पोइट्रीज लिखूं. और जब मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं भी पोइट्रीज लिखूं, तो फटाफट मैंने पेंसिल लिया, पाटी लिया और ये फॉलोइंग लाइन्स मैंने लिख दी. क्या लाइन्स लिखी? उंच भराऱ्या मारण्या, पंख दोन देवा हवे, मी तुझ्याशी बोलते ते सारे तुला ऐकू जावे. यानी कि ये बोल रहे हैं कि उंच भराऱ्या मारण्या मतलब ऊंची छलांग मारने के लिए पंख दोन देवा हवे. मतलब हे भगवान, मुझे 2 पंख दे दो क्योंकि मुझे ऊंचा उड़ना है. मी तुझ्याशी बोलते थे सारे तुला ऐकू जावे, और जो भी बातें मैं तुमसे कर रही हूँ वो तुम्हें सुनाई देवे. ये वो पोइट्री, ये देखो पोइटिक लाइन्स ही हो गया ना पूरा. त्यानंतर अशा तऱ्हेच्या कविता मी पाटीवर लिहायची आणि पुसून टाकायची. फिर उसके बाद में तो कुछ इस टाइप के पोइट्रीज में काफी सारे पाटी पे लिखती थी और फिर बाद में उनको पहुंच देती थी. आता वाचन अधिकच वेगाने सुरू झाले. अब तो मेरा रीडिंग और ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग करने लग गई. मी सतत पुस्तकात रमलेली असायची और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बुक्स में ही गुंग रहती थी. बुक्स में गुंग रहना यानी कि बिझी रहना. अनेक कर्तृत्ववान स्त्रियांविषयी वाचताना वाटायचे नाही आपल्याला यांच्यापैकी कोणासारखे होता येणार नाही. आपण दुबळ्या आहोत, साधे शाळेत सुद्धा जाता येत नाही. कर्तृत्ववान स्त्रियांविषयी यानी कि जो करेजियस वुमेन ने, उनके ऊपर जब उसने स्टोरी पढ़नी चालू की, तब वो उन वुमेन्स को अपने आप के साथ में कंपेयर करती थी और ये सोचकर दुखी होती थी कि अरे ये सब तो कितनी ब्रेव थी, चल फिर सकती थी, लेकिन मेरे तो पैर ही चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ. मैं तो इनके जैसी बिलकुल नहीं हो सकती. मन असा आक्रोश करत असताना अचानक माझे पायच माझ्याशी बोलू लागले. म्हणाले, वासंती, तू कोणासारखी होण्याचा प्रयत्न करू नकोस, तू तुझ्यासारखीच हो, फक्त तुझ्यासारखीच. क्योंकि अब मन में गुस्सा आने लग गया रीडिंग करने पर कि ये जो करेजियस वुमेन्स हैं, मैं भी इनके जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि मैं चल नहीं सकती. तो ये गुस्सा मेरे अंदर था. लेकिन अचानक जब ये गुस्सा मेरे अंदर आया तो अचानक ही मेरे पैर मानो जैसे मुझसे बोलने लग गए, है ना. माझे पायच माझ्याशी बोलू लागले. मेरे पैर ही मुझसे बोलने लगे. और क्या बोले? वासंती, तू कोणासारखी होण्याचा प्रयत्न करू नकोस, तू किसी के जैसा बनने की कोशिश मत कर, तू तुझ्यासारखीच हो, तू तेरे जैसी ही रह, फक्त तुझ्यासारखीच, सिर्फ और सिर्फ तू अपने जैसी ही रह. तो ये जो है एकदम पते की बात यहाँ पे ये लाइन है
कि हमें कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमें अपनी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कविता करने चालूच होते। अब मेरी पोएट्रीज जो है लिखना तो मेरा चालू ही था। आता गद्य ही लिहू लागले। अब तो मैं प्रोज भी लिखने लग गई, यानी लेसन्स, चॅप्टर्स, स्टोरीज वो भी लिखने लग गई। मग हळूच एकदा पुणे आकाशवाणीकडं माझा पोपट हा निबंध स्पर्धेसाठी पाठवला। और फिर धीरे से एक बार मैंने हळूच एकदा मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए, हळूच मतलब यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास के लिए पुणे आकाशवाणीकडे, मतलब आकाशवाणी रेडियो जो होता है वहां पर, जो पुणे में स्थित था, वहां पर माझा पोपट हा निबंध स्पर्धेसाठी पाठवला। वहां पर मैंने एक कॉम्पोजिशन लिखा, माझा पोपट। वो एक कंपटीशन था वहां पे, ऐसे कंपटीशन, तो वहां पर मैंने माझा पोपट ये ऐसे लिखा था कंपटीशन के लिए। त्याला पहिले बक्षीस मिळाले। तो उस कंपटीशन में कौन सा टॉपिक पे लिखा था? माझा पोपट। उस कंपटीशन में उसे क्या मिला? फर्स्ट प्राइज, पहले बक्षीस मिळाले। तो ये कहा हुआ था पुणे के आकाशवाणी की तरफ से, ठीक है। आणि मग जो उत्साह संचारला तो अमाप, और फिर जो एक्साइटमेंट हुआ था वो तो जैसे कहीं मा ही नहीं रहा था, मैं फूली नहीं समा रही थी। मासिकाकडे एक कविता पाठवली। मासिकाकडे, मासिक मतलब मंथ, मासिका यानी कि मंथ में एक बार छपने वाला, यानी कि मैगजीन्स जो होते हैं, मंथली मैगजीन्स वगैरह, वो। तो वहां पर मैंने एक कविता भेजी, मतलब एक पोएट्री मैंने लिखकर भेजी, आणि मज्जा म्हणजे ती छापून आली। और सबसे फन की बात तो ये है कि वो कविता जो मैंने भेजी थी वो उस मैगजीन में छप गई। कवितेच्या नावाखाली छापले होते कुमारी वासंती इनामदार, और उस पोएट्री के नीचे नाम लिखा हुआ था कुमारी वासंती इनामदार। यानी देखो, उस मैगजीन में उसने अपना नाम देखा, पोएट्री लिखा, उसको इतनी खुशी हुई। दिवसातून 50 वेळा ती अक्षरे वाचायची मी, मतलब एक दिन में मैं कम से कम 50 बार ये लेटर्स पढ़ने लग जाती थी। आपले छापलेले नाव वाचण्याचा छंद लागला। मतलब ये मुझे जैसे एक मानो एक हैबिट सी हो गई, छंद, हॉबी सा हो गया कि मेरा नाम लिखा हुआ है और वो मैं पढ़ रही हूँ। धडा, कविता, कथा, एकांकिका, कादंबऱ्या लिहित गेले आणि त्या छापल्याही जाऊ लागल्या। तो मतलब धीरे धीरे मैंने लेसन्स, पोइट्रीज, स्टोरीज, मोनो एक्ट्स, नॉवेल्स, ये सब मैं लिखती गई और साथ में वो छपने भी लग गई। मतलब मैंने लिखे हैं, खाली लिखकर नहीं रखे, लोगों को अच्छे लगे, जो मैगजीन ओनर्स है, न्यूज़पेपर ओनर्स है, उनको अच्छे भी लगे और उन्होंने छापे भी मेरे लेसन्स और पोएट्रीज। मग अचानक माझ्या बालगीत संग्रहाला राज्य पुरस्कार मिळाल्याची बातमी आली। फिर एक दिन अचानक से मुझे ये मैसेज मिला कि मैंने जो एक बाल गीत संग्रह लिखा था, मतलब बच्चों के लिए जो गाने लिखे थे, वो एक कंपाइलेशन जो था मेरा, उसके लिए मुझे राज्य पुरस्कार मिलने वाला है। ये वासंती इनामदार के लिए था कि उन्होंने जो बाल गीत संग्रह लिखा था उसके लिए उन्हें कौन सा अवार्ड मिलने वाला था? राज्य पुरस्कार अवार्ड मिलने वाला था। केवढा आनंद झाला, कितनी खुशी हुई। केवळ मलाच नाही, माझ्यापेक्षा अधिक माझ्या आईला, घरातल्या इतर सर्वांना, माझ्या हितचिंतकांना आणि तुझ्यासारखीच हो असे मला सांगणाऱ्या माझ्या पांगळ्या पायांना सुद्धा। मतलब जब वो बोल रही है कि बाल संगीत संग्रह के लिए जब मुझे राज्य पुरस्कार मिलने लगा तो मुझे तो खुशी हुई ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी मम्मी को, घर में बाकी के लोगों को, मेरे जितने भी हित चिंतक थे, मतलब जो मेरा अच्छा चाहते हैं, उन सभी को, और वो खुद कह रही है, आणि तुझ्यासारखीच हो असे मला सांगणाऱ्या। कौन कहता था उसको, लेखिका को, कि तू अपने जैसी ही बन? उसके पांव कहते थे ना, उनके पैरों ने कहा। माझ्या पांगळ्या पायांना सुद्धा, पांगळ्या मतलब लंगड़े पैरों ने भी, जिन्होंने मुझे कहा था कि तू अपने जैसी ही बन, तू तुझ्यासारखीच हो, उनको भी बहुत खुशी हुई। तोपर्यंत माझ्या दोन्ही बहिणींनी माझ्याकडून SSCचा अभ्यास घरीच करवून घेतला होता। अब जब तक ये सब हो रहा था, उस वक्त तक तो मेरी दोनों बहनों ने मिलकर मुझे SSC के परीक्षा के लिए एकदम घर पे बैठे बैठे ही तैयार कर लिया था। मतलब मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो गई थी। परीक्षेला बसण्याचे धाडस केले आणि पहिल्या श्रेणीत उत्तीर्ण झाले। मतलब मैंने एग्जामिनेशन में बैठने का करेज दिखाया और फिर फर्स्ट रैंक यानी फर्स्ट क्लास पास भी मैं हो गई, पहिल्या श्रेणीत यानी कि फर्स्ट क्लास।
उत्तीर्ण झाले, पास हो गई. वडील म्हणाले, वडील याने फादर, कॉलेजला जा. क्या बोले फादर उसके की अब तू कॉलेज जा, मतलब एसएससी पास हो गई तो अब तू कॉलेज जा. केवढी उमेद वाटली मला त्यांचे बोलणे ऐकून. मतलब अभी तक कोई उसको कुछ नहीं बोलता था कि तू ये कर वो कर, लेकिन अब जब उसके फादर ने उससे कहा है, लेखिका से कहा है कि अब तुम कॉलेज जाओ पढ़ने के लिए, तो मैं एकदम बहुत ज्यादा होप्स मेरे अंदर आ गए थे. पण हाताने चालवायच्या 30 चाकीवरून कॉलेजपर्यंत गेले तर काय, वर्ग तर 4थ्या मजल्यावर. अब उम्मीद तो मुझे बहुत जग गई मेरे अंदर जब पापा ने कहा कि कॉलेज भी जाओ अब, क्योंकि व्हील चेयर से मैं कॉलेज तक तो पहुंच सकती हूँ, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग में नीचे से जो मेरा क्लास है फोर्थ फ्लोर पर मैं कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि लिफ्ट तो थी नहीं वो टाइम पे. तो अब कैसे चढ़ना, चढ़ा कैसे जाए. रडूच कोसळले. अब रोना ही आ गया. रडूच कोसळले, रोना ही आ गया ये सोच के. पण ते गिळून टाकले, लेकिन वो मैंने मेरे आंसू पोंछ लिए आणि ठरवले, और मैंने निश्चय किया, सोचा, सकाळी 7:30ला कॉलेजसाठी आपण घरातून 6:30लाच निघायचे. कि कॉलेज 7:30 का है तो मुझे उसके लिए घर से 6:30 को ही निकलना है, आणि हातानेच जीने चढ़ायचे, और मैं अपने हाथों से ही सीढ़ियां चढ़ूंगी. जीने, जीने मीन्स सीढ़ियां. हाथानेच जीने चढ़ायचे, हाथ से सीढ़ियां चढ़ूंगी, पैरों से नहीं, हाथ से चढ़ूंगी. हा बेत अंमलातही आणला. हा बेत यानी कि ये बात उसने प्रैक्टिकली भी की, यानी खाली सोचा ही नहीं कि हाथ से चढ़ेगी सीढ़ियां, उसने प्रैक्टिकली वैसा किया भी. पण समोर तर ही मुलांची गर्दी होती, लेकिन सामने तो इतने सारे लोगों की गर्दी थी. ती सगळी आपल्याला हसली तर कष्टी झाले. और ये सब लोग अगर मुझे देखकर हंसने लग गए तो हो गया, फिर तो एकदम ही बेकार हो जाएगा मेरा कंडीशन, डिफिकल्ट हो जाएगा मेरा सिचुएशन. मग डोळे गच्च मिटले. और फिर मैं क्या करूंगी, अगर कोई मुझ पर हंसा तो मैं अपनी आंखें एकदम बंद कर लूंगी, किसी की तरफ देखूंगी नहीं. म्हटले कुणाकडे बघायचे नाही, है ना, आंखें बंद कर लूंगी और किसी की तरफ देखूंगी नहीं. ऐसा उसने सोच लिया था कि अगर लोगों ने मुझे देख के हंसा तो मैं नहीं देखूंगी किसी की तरफ. पण कोणी मला हसले नाही. लेकिन मजे की बात तो ये कि कोई मुझे देख के हंसा ही नहीं. रोज असे जिने चढ़ून आणि उतरून माझी कंबर ठणकायला लागली. अब ऐसे ही सीढ़ियां मैं रोज चढ़ती थी और रोज उतरती थी. इनके वजह से मेरी कमर जो है बहुत दुखने लग जाती थी. रात्रि शांत झोप ही लागेनाशी झाली. रात को भी शांति से नींद नहीं आती थी थकान के कारण. पण माझी हिम्मत अभंग होती, लेकिन मेरी जो हिम्मत थी वो एकदम अभंग थी. अभंग थी मतलब कोई उसे मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं पाएगा. वाटेल तेवढा त्रास झाला तरी बीए होईपर्यंत कॉलेज सोडायचं नाही. चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी तकलीफें हो, बीए होए तक. बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री है आर्ट्स में. तो जब तक मेरा बीए नहीं हो जाता है तब तक मैं ये नहीं छोड़ूंगी. मतलब मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊंगी, हाथों से ऊपर चढ़ूंगी और हाथों से नीचे उतरूंगी. असे ठरसून टाकले. ऐसा तो मैंने एकदम निश्चय कर लिया था, सोच के रखा था. मी अखेर मराठी विषय घेऊन बीए ऑनर्स झाले. और फिर फाइनली मैंने मराठी सब्जेक्ट लिया और मैं बीए ऑनर्स हो गई. बीए ऑनर्स यानी कि डिग्री, मुझे बीए में मास्टर्स की डिग्री मिल गई. मराठी विषय मतलब मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, मराठी सब्जेक्ट, लैंग्वेज लिया था उसने, मराठी लैंग्वेज में उसने बीए ऑनर्स किया. नुसतेच पदवीवर झाले नाही तर त्या परीक्षेत सुवर्ण पदक मला मिळाले. अब मतलब वो कह रहे हैं कि जब मैंने बीए की एग्जाम पास की तो सिर्फ एक डिग्री ही नहीं मिली मुझे मेरे हाथ में, बल्कि मुझे गोल्ड मेडल भी मिला उस डिग्री के लिए. मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यानी कि वो एकदम टॉप किया था उसने, इसीलिए उनको गोल्ड मेडल भी मिला विद दैट डिग्री. मी बीएला असताना आई खूप आजारी होती. जब मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी. माझे सुवर्ण पदक तिने पाहिले आणि नंतर थोड्याच दिवसांनी ती देवाघरी निघून गेली. अब मेरी मम्मी ने मेरा जो गोल्ड मेडल जो मुझे मिला था बीए के एग्जाम में वो तो मेरी मम्मी ने देखा, लेकिन उसके बाद में थोड़े ही दिनों बाद में वो उनकी डेथ हो गई. शी पास्ट अवे. देवाघरी निघून गेली मतलब वो भगवान के घर चली गई. माझ्यावर आभाळच कोसळले, जैसे मानो मेरे ऊपर पूरा आसमान टूट पड़ा, है ना. बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है ना, कहते हैं आसमान टूट पड़ा, ये मुहावरा है. पण तिनेच मला संकटाशी झुंजण्याचे धैर्य दिले आहे. लेकिन मेरी मम्मी ने ही मुझे मुसीबत से सामना करने की हिम्मत दी है. ते घेऊनच मी पुढे पुढे जात आहे, और वो हिम्मत लेकर ही मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ.
आईने मला सर्व प्रकारच्या कामांची सवय लावली। अब वो कह रहे हैं, लेखिका कह रहे हैं की मेरी मम्मी ने मुझे हर प्रकार के काम की हैबिट लगाई आहे। तिने मला स्वयंपाक शिकवला, उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। आम्ही दोघी जात्यावर दळतही असू। जात्यावर दळतही असू मतलब जो आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की में क्या होता है, पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि घर पे ही होती थी। फिर वो बीच में गेहूं डालते हैं या जो भी दाल अनाज डालते हैं और फिर उसको चक्की को घुमाते रहते हैं। तो दळना उसको बोलते हैं, दळना पीसना यानी आटा पीसना। तो जात्यावर यानी कि वो चक्की पर हम पीसते थे आटा वगैरह। दळताना ती कितनी सुंदर गाणी म्हणे, और जब हम ये आटा पीसने का काम करते थे तो वो कितना सुंदर गाना गाती थी। माझी कविता तिच्या गाण्यांवर पोचली आहे। और मेरी जो कविताएं हैं, मैं जो भी कविताएं लिखती हूँ वो अपने मम्मी के गानों के लाइन्स पर लिखती हूँ। आज मी माझी स्वतःची सर्व कामे स्वतः करते। आज मैं हँडिकॅप होने के बावजूद अपने सारे काम खुद करती हूँ। पण शिवाय घरातीलही सर्व काही करू शकते याचा श्रेय माझ्या आईला आहे। मतलब मैं अपना खुद का काम तो कर ही लेती हूँ, लेकिन घर के भी सारे काम मैं कर सकती हूँ। और इन सभी बातों का क्रेडिट जो है मेरी मम्मी को जाता है। श्रेय यानी क्रेडिट मैं पूरा अपने मम्मी को देती हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, इसलिए मुझे सब कुछ आता है। शरीर थकले तरी मनाने थकू नये, मेरी मम्मी का यही कहना है। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारा शरीर भले थक जाए लेकिन मन से कभी मत थकना, मन को कभी थकने मत देना, क्योंकि अगर मन थक गया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। असे ती नेहमी म्हणे। ते माझ्या मनावर बिंबले आहे। और ये जो बात है मम्मी की कि शरीर थकले तरी मनाने थकू नये, ये बात जैसे मानो मेरे दिल पर जो है वो एकदम प्रिंट हो गई है, छप गई है। म्हणूनच घरापासून दूर असलेल्या पुणे विद्यापीठात मी जाऊ शकते। और इसी वजह से उनके उस मोटिवेशनल लाइन के वजह से ही, वर्ड्स के वजह से ही आज मैं मेरे घर से दूर पुणे विद्यापीठ यानी पुणे यूनिवर्सिटी है, वहां जाकर मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तेथील जिने पुन्हा हाताने चढून एमएच्या वर्गात बसू शकते। अब वहां पर भी जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां भी मैं हाथों से ऊपर चढ़ती हूँ सीढ़ियों पर, और हाथों से ही उतरती हूँ। और वो चढ़कर जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वहां पर जाके मैं अपने एमए के क्लास के लिए बैठती हूँ, यानी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के क्लास में बैठती हूँ। यानी वो पोस्ट ग्रॅज्युएशन कर रहे हैं पुणे युनिव्हर्सिटी में। अडचणीवर मात करणे, जे नाही त्याबद्दल दुःख करत न बसता त्यातून मार्ग काढणे, हेच माणसाचे माणूसपण नव्हे काय। मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान की इंसानियत किसमें है, इंसान की इंसानियत इसमें नहीं है कि अगर तकलीफें आए तो उसको थाम कर बैठ जाए कि अरे हाय ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, कैसे ये करे। बल्कि इसमें है कि वो जो भी तकलीफ आए उसका सामना करे, उसे हराए और हर मुसीबत से रास्ता निकाले आगे बढ़ने के लिए। ते माझ्या मनावर ठसले आहे। मतलब ये जो बात है वो मेरे मन पे एकदम बैठ गई है। म्हणूनच भविष्य काळातल्या आशेचा तारा मला सतत खुणावत राहिला आहे। इसीलिए कहती हूँ कि भविष्य काल का जो एक होप है, होप स्टार जो है, वो हमेशा ही मुझे इशारा करता रहता है कि आप होप बनाए रखो, होप को कभी भी मरने मत दो, क्योंकि अगर होप रहेगी तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ते जाओगे, आप उसके लिए काम करते जाओगे। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन मेरा खत्म हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगे हैं तो लाइक बटन जरूर से क्लिक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वडिलांना मोठाच डॅश बसला, इसका आंसर है धक्का। ये आप जब रीड करोगे टेक्स्ट बुक तो उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा, तो भी मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। आई वडिलांना मोठाच धक्का बसला। ती बिचारी सारे सहन करायची, यहाँ पे बिचारी, ती बिचारी सारे सहन करायची। डॅश करणे चालूच होते, कविता करणे चालूच होते। आई खूप डॅश होती, आजारी होती। ते माझ्या मनावर बिंबले आहे, यहाँ पर मनावर। कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। तू कोणासारखी होण्याचा प्रयत्न करू नकोस, ये किसने कहा है? वासंतीचे पाय वासंतीला। किसने कहा है? वासंतीचे पाय वासंतीला। सेकंड, किती शिकली ही? तो ये कौन कहता है? अनेक जण आईला, अनेक जण आईला। आता ठीक आहे, पण पुढे मोठेपणी कसं होणार हिचं? काही जण आईला, काही जण आईला। कॉलेजला जा, कॉलेजला जा किसने कहा है? वडील वासंतीला, यानी कि लेखिकाला, वडील वासंतीला
लेखिकाला. सो खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. तो देखो आपका जो वर्कबुक है, जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 82 पे ये इसके क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आई वडिलांना कशाचा धक्का बसला, ये क्वेश्चन है. उसका आन्सर है आपल्या मुलीला पोलिओचा अटक आला व दोन्ही पाय कमरेपासून लुळे पडले याच्या आई वडिलांना धक्का बसला, है ना. इसका मतलब है कि अपनी बच्ची को पोलियो का अटैक आया है और उसके दोनों पांव जो है कमर के नीचे से एकदम निर्जीव हो गए हैं. इस बात का उसके मम्मी पापा को धक्का लगा, शॉक हुआ. फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेखिकेला कशाची लाज वाटू लागली, मतलब लेखिके को किस बात की शर्म आने लगी. आंसर है लेखिकेला सारखे सारखे रडायची लाज वाटू लागली, है ना. कंटिन्यूअस वो बार बार रोती रहती थी, इस बात की उन्हें शर्म आने लगी. अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 83 टेक्स्ट बुक का, जो आपका पीछे आंसर्स का लाइन है. लेखिकेचे तोंड हिरमुसले केव्हा होई. तो लेखिकेचे तोंड हिरमुसले केव्हा होई. लेखिकेच्या शिकण्याची कोणी चौकशी केल्यावर तिचे तोंड हिरमुसले हुई. मतलब कोई जब ये पूछताछ करता ना कि इसकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो तब ये सुनकर लेखिका का मुंह जो है एकदम शर्म के मारे झुक जाता था. नेक्स्ट, लेखिकेचे मन कशातून रमू लागले. अब लेखिका का जो मन है वो किस बात पे मग्न होने लगा. लेखिकेचे मन वाचन करण्यात तसेच लिहिण्यात रमू लागले, है ना. रीडिंग और राइटिंग में मग्न होने लग गए, रमू लग गए. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये वाला. लेखिकेचे पाय लेखिकेला काय समजावू लागले, है ना. लेखिके के पैर लेखिका को क्या समझाने लग गए. लेखिकेचे पाय लेखिकेला समजावू लागले तू कोणासारखी होण्याचा प्रयत्न न करता तुझ्यासारखीच हो. यानी लेखिका के पांव जो है लेखिका को समझाने लगे कि तू किसी और की जैसी मत बन, लेकिन तू अपने खुद के जैसी ही. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. अब जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 83 पे ही है आपके टेक्स्ट बुक का. लेखिकेचा राग आईवर का निघत असे. आपण पायाने अधू झालो, मतलब लेखिका जो है अपने मम्मी पे क्यों गुस्सा करती थी. तो रीजन है आपण पायाने अधू झालो, मतलब पाँव से हम हैंडीकैप हो गए हैं. आपण काहीच करू शकत नाही और मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती, या भावनेने चिडचिड व्हायची. मतलब ये जो फीलिंग्स की वजह से वो लेखिका जो है वो बहुत चिडचिड हो जाती थी. वह मुलांना शाळेत जाताना पाहून लेखिकेचे मन खिन्न व्हायचे. और लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसका मन एकदम उदास हो जाता था, गुस्सेल हो जाता था, व्हायचे. व त्याचा सर्व राग आईवर निघायचा और जो भी गुस्सा उसको आता था वो सारा का सारा गुस्सा अपनी मम्मी पे निकालती थी. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेखिकेचे नाव कसे प्रसिद्ध झाले. ये पेज नंबर 84 पे है. लेखिका मतलब लेखिका का नाम किस वजह से फेमस हुआ. तो सबसे पहले लेखिका बसल्या बसल्या पाटीवर कविता लिखू लागली, है ना. बैठे बैठे ही वो अपने स्लेट पर पोइट्रीज लिखने लग गई. मग धड़ा, और फिर बाद में धीरे धीरे वो चैप्टर्स लिखने लगी. फिर बाद में पोएम्स कविता लिखने लगी, कथा स्टोरीज लिखने लगी, एकांकी मोनोलॉग्स लिखने लगे, कादंबऱ्या नॉवेल्स लिखने लगी, लिहित गेली. ये सब लिखने लग गई व त्या छापल्याही जाऊ लागल्या और वो प्रिंट भी होने लग गए. अनेक बालगीतांना पुरस्कार मिळाले. अशा तऱ्हेने लेखिकेचे नाव प्रसिद्ध झाले. और बहुत सारे बाल गीत जो है बच्चों के लिए जो गाने लिखे हैं उनको जब प्राइज मिला उनके लिए तो उनका नाम जो है बहुत ही फेमस हो गया. अब थर्ड जो क्वेश्चन है लेखिकेवर केव्हा आभाळ कोसळले, है ना. लेखिका के ऊपर आसमान कब टूटा. लेखिकेची आई खूप आजारी होती. लेखिके की मदर जो है बहुत बीमार थी. तिने लेखिकेने बीएला मिळवलेले सुवर्ण पदक पाहिले. उन्होंने लेखिका को बीए में स्वर्ण पदक मिला वो देखा व थोड्या दिवसात ती देवाघरी गेली और वो गोल्ड मेडल देखकर वो थोड़े दिन के बाद में वो मर गई. तेव्हा लेखिकेवर आभाळ कोसळले. तो जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई तब लेखिका के ऊपर जैसे मानो आसमान टूट गया. ठीक है. अब हम करने वाले हैं विरुद्धार्थी शब्द. तो अब हमारा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है आनंद, जिसका विरुद्धार्थी है दुख, यानी कि ये ऑपोजिट से. दूसरा है रडणे, रडणे का ऑपोजिट है हंसणे. तीसरा है वेगाने, वेगाने का ऑपोजिट है हळूहळू. चौथा है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का ऑपोजिट है अनुत्तीर्ण. अब है हमारा वचन बदला.
तो वचन बदला में सबसे पहला है कथा, कथा का कथा ही रहेगा। सेकंड है धड़ा, क्वेश्चन, वो हो जाएगा धड़े। फिर थर्ड है कादम्बरी, तो वो हो जाएगा कादम्बरियां। फोर्थ है बहिण, तो वो हो गया बहिणी। फिफ्थ है पायरी, पायरी का हो गया पायरिया। ओड़ी, ओड़ी का हो गया ओढ़। पाटी, पाटी का हो गया पाटिया। ये मैंने उल्टा पुल्टा बोल दिया बट ठीक है, यू कैन मेक आउट। ओड़ी का ओढ़, पाटी का पाटिया एंड पायरी का पायरिया। क्वेश्चन है वाक प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। ये भी हमारा पेज नंबर 84 पे ही है अमृतवाणी बुक का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है डोळे काटोकाट भरने, मतलब डोळे काटोकाट भरने ने आंखें एकदम गच्च भर के आ जाना, यानी डोळ्यात अश्रू जमा होणे, आंखों में आंसू जमा होना। तो एका वर्षांनी मी माझ्या आईस पाहता माझे डोळे अश्रूंनी काटोकाट भरले, मतलब जब 1 साल के बाद मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धैर्य देणे। धैर्य देणे का मीनिंग है सहारा देणे। इसका अगर हमें सेंटेंस करना है तो हम करेंगे लेखिकेच्या पायांनी लेखिकेला तिच्या जीवनात पुढे वाटचाल करण्याचे धैर्य दिले, मतलब लेखिका के पैरों ने लेखिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य दिया। निघून जाणे, देवाघरी निघून जाणे का मतलब है मरण पावणे। राधा 2 वर्षाची असताना राधाची आई देवाघरी निघून गेली, यानी कि राधा जब 2 साल की थी तब उसकी मम्मी मर गई। खालील वाक्यातील विशेषणे ओळखा। अब सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से हमें एडजेक्टिव्स बताने हैं। विशेषणे, विशेषणे मीन्स एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है किती सुरेख नाव आहे, तो इसका आंसर है सुरेख। पहला हमारा एडजेक्टिव है सुरेख। सेकंड क्वेश्चन है रडणारी मुले कोणालाच आवडत नाही, तो उसका आंसर है रडणारी, हमारा एडजेक्टिव है रडणारी। थर्ड सेंटेंस है काही मुले खेळत होती, तो हमारा एडजेक्टिव है काही। फोर्थ सेंटेंस है लाला लजपत राय वीर पुरुष होते, तो हमारा आंसर है वीर। फिर नेक्स्ट है केरळला दाट झाड़ी आहे। दाट मतलब दाट है हमारा, दाट झाड़ी, झाड़ी तो हमारा नाउन हो गया, दाट हमारा एडजेक्टिव है, दाट यानी डेंस। लास्ट में जो है ये हमारा पेज नंबर 86 पे है विशेषण विशेष्याच्या जोड़िया जुलवा। विशेषण विशेष्य यानी कि जो एडजेक्टिव है और वो कौन से नाउन के साथ में जोड़ी बना रहा है वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। पूरा पेज क्वेश्चन का है, उसमें हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर है निळे आकाश, गोड आंबा, कडक ऊन, 5 बोटे, प्रचंड सभा, शिळी भाकरी, मुसळधार पाऊस, फुटका मणि, सोनेरी कळस, गरम पानी। ये हमारे सारे एडजेक्टिव्स खत्म हो गए जोड़ियां लगा के। इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस इसका क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ खत्म हो गया है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।